बीरबल और किसान की लड़ाई, जिसने बीज नहीं बोए पर फसल उगाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मुकदमा लाया गया। एक किसान पर आरोप था कि उसने 4 सालों से अपने खेत में एक भी बीज नहीं बोया, फिर भी उसकी फसल हर साल बाकी किसानों से कहीं बेहतर और अधिक निकलती है। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारी हैरान थे, पंडितगण चिंतित और अकबर जिज्ञासु। अगर यह सच है, अकबर बोले, तो या तो यह किसान धरती का भगवान है, या सबसे बड़ा ठग, या तीसरा भी कुछ हो सकता है हुजूर। बीरबल मुस्कुराया। अकबर ने आंखें तरेरी। बीरबल, तुम्हारा काम है इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना, और अगर तुम 7 दिन में सच न ला सके तो मैं इस किसान को अपना कृषि मंत्री बनाऊंगा। यह सुनकर पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा, पर बीरबल की आंखों में चुप्पी थी। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो सोच रहा था। अगली ही सुबह बीरबल ने एक घोड़ा लिया, एक जोड़ी पुराने कपड़े और निकल पड़ा उस गांव की ओर जहां किसान रामवल्लभ रहता था। गांव का नाम था बूझ गांव, और वहां के लोग पहेलियों से बातें करते थे। रामवल्लभ कहां मिलेगा? बीरबल ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिसके खेत में बिना बीज के अनाज उगे, वो आदमी तुम्हें वो बताएगा जो कहकर भी कुछ न कहे। बीरबल मुस्कुराया। वो सही जगह पर था। रामवल्लभ का घर किसी राजा के घर से कम न था, लेकिन दीवारों पर मिट्टी की सजावट थी और आंगन में एक कागज की नाव तैर रही थी। मैं हूं व्यापारी नारायण दास, बीरबल बोला। तो फिर व्यापार करिए, उपदेश नहीं, रामवल्लभ बोला। मैं खाली बोरे खरीदने आया हूं। तो भर के ले जाइए, मेरे खेत में हवा भरी है, कभी कभी वही सबसे भारी होती है। बीरबल समझ गया, ये आदमी केवल बातें नहीं करता, ये बातों में बात छिपाता है। अगले 3 दिन बीरबल गांव में ही रहा। वो हर सुबह रामवल्लभ के खेत जाता। वहां कोई हल नहीं चलता, कोई बीज बोता नहीं दिखता, पर मिट्टी की खुशबू किसी तपस्वी की सांस जैसी लगती। चौथे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों से कहा, आज रात तुम सब खेत में जाकर एक एक मुट्ठी मिट्टी निकाल लाना। बच्चे दौड़े। बीरबल ने उन मिट्टियों को अलग अलग कटोरियों में रखा। सुबह होते ही रामवल्लभ दरवाजे पर खड़ा मिला। रात की सैर ठीक रही? बीरबल मुस्कुराया। तुम्हारे खेत की मिट्टी में कुछ खास है? तभी तो बिना बोए उगता है, या फिर कोई और बोता है? रामवल्लभ ने चुप्पी साध ली। बीरबल सीधा खेत पर पहुंचा। उसने देखा, खेत में छोटी छोटी सुरंगें थीं, इतनी छोटी कि आदमी न घुसे, पर चूहे या नेवले आराम से चल सके। वो जमीन पर लेटा और कान लगाकर सुना। नीचे से हल्की सी खड़खड़ाहट आ रही थी। वो तुरंत पास के गांव में गया। वहां एक बूढ़ा आदमी था, महेश, जो कभी चोर हुआ करता था, अब किसान। तू रामवल्लभ को जानता है? बीरबल ने पूछा। महेश बोला, वो मुझसे ज्यादा चालाक है। उसने चोरी बंद कराई, लेकिन एक नई तरह की शुरुआत कर दी। क्या? वो चूहे पालता है? चूहे? हां, खास नस्ल के चूहे जो उसकी गुप्त तहखानों में अनाज इकट्ठा करते हैं। हर बार जब गांव के दूसरे किसानों की फसल कटी, उनके चूहों के जरिए वो बीज और कच्चा अनाज खींच लेता, फिर अपने खेत में गड्ढों के जरिए छुपा देता। जब मौसम आता है, मिट्टी उन अनाजों को उगती दिखाती है। लोग समझते हैं कोई चमत्कार है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अगले दिन दरबार में रामवल्लभ फिर पेश हुआ। अकबर बोले, अब बताओ, क्या तुम्हारे खेत में कोई जादू है? रामवल्लभ ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेहनत और चुप्पी दोनों मिल जाएं तो जादू खुद उतर आता है। बीरबल ने तब अपनी बात कही, जहां पनाह, ये किसान बिना बोए फसल उगाता नहीं, बल्कि उगवाता है। चूहों के जरिए चोरी से बीज खींचता है और खेत के नीचे सुरंगों से स्टोर करता है। जब समय आता है, मिट्टी उसे फसल की तरह ऊपर उछाल देती है। ये जादू नहीं, ये चालाकी है, वैसी ही जैसे बाज उड़ते उड़ते नीचे की छाया पर हमला करता है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल ने वही मिट्टी की कटोरियां दरबार में रखी। उनमें से एक में चूहे का कटा अनाज निकला, एक और में बोए गए गेहूं के बीज। ये मिट्टी रामवल्लभ के खेत से आई है। बिना बोए उगने की वजह यह है, नीचे से ऊपर आया बीज, ऊपर से धोखे में पड़ा किसान। रामवल्लभ कुछ नहीं बोला, फिर अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वाह बीरबल,
तुमने तो मेरे खेत से भी ज्यादा उगाया। सच। अकबर बोले, तुम्हारा अपराध बड़ा है, लेकिन तुम्हारी चालाकी उससे भी बड़ी। पर दरबार में जगह उन्हें मिलती है जो सच्चाई की खेती करते हैं। राम वल्लभ ने सिर झुका लिया, पर फिर उसने बीरबल से एक प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं, पहली बार जब मैंने चूहे छोड़े थे, वो बीज कहां से आए थे? बीरबल रुका। आपके ही महल की रसोई से। बीरबल चौंका। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर ने आंखें तरेरी। यह क्या मजाक है? राम वल्लभ बोला, नहीं जहां पनाह, मजाक नहीं। बीरबल की चालाकी देखी आपने, अब मेरी असली कहानी भी सुनिए। जब बीरबल ने किसान से पूछा, तुम सच में मूर्ख हो या बस दुनिया को मूर्ख बना रहे हो, दरबार में जैसे सन्नाटा जम गया था। किसान राम वल्लभ के अंतिम वाक्य, बीज महल की रसोई से आए थे, ने जैसे हर किसी की सांस रोक दी थी। अकबर की आंखें संकुचित हुईं। बीरबल के होठों पर थमी मुस्कान एक पल के लिए गंभीर हो उठी, मगर उसने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इस वाक्य में चुनौती है और चुनौती का जवाब दरबार में ही देना चाहिए। राम वल्लभ मुस्कुराया, तो आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों का सामना करने को? बीरबल ने सिर हिलाया। अगर आपके प्रश्न फसल की तरह हैं, तो मेरे उत्तर बौछार की तरह, जहां गिरेंगे वहां सच उगेगा। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। अब यह एक व्यावहारिक लड़ाई बन गई थी, बुद्धि बनाम चालाकी। राम वल्लभ ने कहा, पहला प्रश्न, क्या चोरी वह होती है जो आदमी करता है या वह जो जानवर से कराई जाए? बीरबल ने पल भर भी नहीं लिया। चोरी वह होती है जहां नीयत छुपी हो, चाहे हाथ से हो या पंजे से। दूसरा प्रश्न, यदि कोई भूखा आदमी अनाज ले जाए तो क्या वह अपराधी है? बीरबल मुस्कुराया, अगर वह मांगता तो भूखा न रहता, और अगर चुपके से ले जाए तो वो भूखा नहीं बल्कि भटका हुआ होता है। राम वल्लभ ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, अगर किसी को उसके ही अन्न से हराया जाए तो क्या वह हारता है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली। हारता वह है जो सच्चाई से मुंह फेर ले, चाहे उसके पास राजा की रसोई हो या किसान की मिट्टी। पूरा दरबार ताली की गूंज से गूंज उठा। राम वल्लभ की मुस्कान अब स्थिर हो गई थी। उसने चुपचाप अपने गमछे की गांठ खोली और उसमें से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। यह मेरी स्वीकारोक्ति है, उसने कहा। मैंने चूहों को महल की रसोई से अनाज खींचना सिखाया। मैंने सुरंगें खुदवाईं, बीजों को खेत में पहुंचाया और फिर उसे प्राकृतिक चमत्कार का नाम दिया। पर मैंने कभी अनाज बेचा नहीं, मैंने उसे गांव के गरीबों में बांट दिया। अकबर कुछ पल तक मौन रहे, फिर बोले, तो तुमने चोरी की, लेकिन बांटने के लिए? हां, जहां पनाह। पर यह कहना आसान नहीं था। अगर मैं कहता कि चोरी करके भूख मिटाई है, तो लोग मेरे खेत की नहीं, मेरी नीयत की फसल काटते। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपराधी जरूर है, लेकिन उसमें सज्जनता की जड़ें हैं। इसने चोरी करके अन्न बांटा है, लेकिन यह केवल मजबूरी की सूझ है, ना कि आदर्श का रास्ता। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तो क्या इसका अपराध माफ किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, सजा होनी चाहिए, पर ऐसी जो इसे और लोगों की सेवा करने का अवसर दे। तो क्या तुम प्रस्ताव दोगे? अकबर ने पूछा। जी, राम वल्लभ को दरबार के कृषि आयोग में शामिल किया जाए, लेकिन उसकी देखरेख में हर गांव में एक ईमानदार अन्न भंडारण योजना लागू की जाए, जहां हर किसान अपने हिस्से से थोड़ा अन्न दान दे और वो भूखों में बांटा जाए। अकबर ने सिर हिलाया, स्वीकृत। राम वल्लभ ने झुककर सिर नवाया। जहां पनाह, अब मेरी असली फसल उगी है, सम्मान। बीरबल मुस्कुराया, और मेरी एक नई कहावत। कौन सी? अकबर ने पूछा। जो बीज दिल में बोया जाए उसकी फसल धरती भी उगाती है। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। राम वल्लभ को ससम्मान दरबार से विदा किया गया। उसका गांव बूझ गांव अब बूझने की जगह समझने के लिए प्रसिद्ध हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे समझ में आया कि फसल बिना बीज के उग ही नहीं सकती? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, फसल तो उग सकती है, पर ईमान नहीं, और जहां ईमान न हो वहां सवाल जरूरी है। मैंने सिर्फ वो सवाल पूछे जिनका जवाब मिट्टी ने नहीं, इंसान ने दिया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में वो बीज हो जो हमेशा मुस्कान की फसल देता है।
बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। और इस तरह एक अनोखी लड़ाई जो मिट्टी, चूहों और बुद्धि के बीच थी, विवेक की विजय और मानवता की खेती पर आकर खत्म हुई। समाप्त। अगली कहानी। एक जादूगर ने कहा, अगर बीरबल मेरी चाल समझ गया तो मैं अपना जादू छोड़ दूंगा। दरबार में उस दिन हर चेहरा थोड़ा सा खिंचा सा था, जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो। वजह थी एक अनोखा आगंतुक, एक जादूगर जिसने आते ही अकबर के दरबार में ऐलान कर दिया था, मैं हूं माया मंत्री माधवगिरी। पूरे हिंदुस्तान में मेरी जादूगरी की मिसाल दी जाती है, लेकिन आज मैं आपकी अदालत में एक चुनौती लेकर आया हूं। अगर बीरबल मेरी चाल समझ जाए तो मैं जीवन भर जादू करना छोड़ दूंगा और दरबार के किसी कोने में झाड़ू लगाने को भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अगर वह नहीं समझ पाया तो आपको उसे मेरी सेवा में सौंपना होगा, सदा के लिए। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए आम की गुठली को उलट पलट कर देख रहा था। बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर ये जादूगर है तो मैं बीज हूं। वो हवा उड़ाएगा, मैं जमीन पकड़ूंगा। दरबार एक क्षण को चुप रहा, फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है माधवगिरी, बताओ क्या है तुम्हारी चाल? माधवगिरी ने अपनी बगली से एक छोटा सा बक्सा निकाला, लकड़ी का, लाल रंग में रंगा हुआ, और उस पर एक सांप और एक मोर की आकृति खुदी हुई। इस बक्से में है 3 रहस्य, एक में है सोना, दूसरे में जहर और तीसरे में कुछ नहीं। बीरबल को बिना छुए, बिना खोले ये बताना है कि कौन से बक्से में क्या है। अगर उसने एक भी गलत बताया तो वो हार जाएगा। बीरबल ने बक्सों की ओर देखा, तीनों हूबहू एक जैसे, मगर वो मुस्कुराया। तो मुझे सिर्फ देखना है और बताना है? बीरबल ने पूछा। जी हां, न सूंघना, न छूना, न हिलाना, सिर्फ देखना। माधवगिरी की आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास की नहीं, चालाकी की। तो ठीक है, बीरबल बोला, पर मुझे आधा दिन दीजिए, मैं जरा सोचकर बताना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल का पहला सुराग, बीरबल अकेले में गया और बक्सों की ओर फिर से देखने लगा। वह किसी साधारण आदमी की तरह उन्हें घूर नहीं रहा था। वह देख रहा था जैसे कोई गायक राग पहचानता है। फिर उसने महल के एक पुराने दरबान को बुलवाया। क्या तुमने कभी माधवगिरी को पहले देखा है? बीरबल ने पूछा। दरबान ने सिर हिलाया। हां हुजूर, वो कुछ महीने पहले गुपचुप आया था। तब उसने दरबार में घुसने की बहुत कोशिश की, पर आपके बिना अनुमति के कोई नहीं घुस सकता था। और वो तब क्या कर रहा था? वो महल के रसोइयों से दोस्ती कर रहा था, उन्हें आम की चटनी की रेसिपी दे रहा था। बीरबल की आंखों में चमक आई। चाल के भीतर की चाल। शाम को बीरबल दरबार में लौटा। जहां पनाह, उसने कहा, मैंने 3 बक्सों को देखा और मैंने जादू भी देखा, लेकिन असली जादू इन बक्सों में नहीं, इस आदमी की मुस्कान में छिपा है। अकबर चौंके। क्या मतलब? मतलब यह कि जादूगर ने तीनों बक्सों को एक जैसे नहीं बनाया, बल्कि जानबूझकर इनमें अंतर डाले हैं, जो सिर्फ वो समझ सकता है जिसने इसे बनाया है। और मैं जानता हूं कि उसने उनमें क्या रखा है। तो बताओ, माधवगिरी ने ललकारा। बीरबल ने मुस्कुराकर तीनों बक्सों की ओर इशारा किया। इस बक्से में, पहले पर हाथ रखा, कुछ नहीं है। इसमें, दूसरे पर, सोना है, और इसमें, तीसरे पर, जहर है। माधवगिरी हंस पड़ा। तुमने देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, और सीधे बता दिया? यह भी कोई तरीका है? बीरबल बोला, वही तरीका जो तुमने अपनाया। मेरी बात अब ध्यान से सुनो। बीरबल का रहस्य उद्घाटन। जब तुमने बक्सों को रखा, तुमने सबसे ज्यादा समय तीसरे बक्से को रखने में लिया, क्योंकि उसमें जहर था और तुम थोड़े भयभीत थे। हाथ कांपे नहीं, पर पकड़ कसी हुई थी। दूसरे बक्से को रखते समय तुम्हारी उंगलियां थोड़ी धीमी चली, क्योंकि उसमें सोना था और तुम उसका वजन संभाल रहे थे। पहले बक्से को रखते समय तुमने हल्केपन से रखा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। माधवगिरी अवाक रह गया। बीरबल रुका नहीं। और यह सब मुझे बक्सों से नहीं, तुम्हारी सांसों से पता चला। सांसों से? अकबर बोले। जी, ये जादूगर बात करते वक्त ज्यादा सांस खींचता है जब वो डरता है, और जब बक्से रखे तब उसकी नाड़ी की गति दिख रही थी। हल्की सी गर्दन की नस फड़की। मैंने उस वक्त ध्यान दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था।
एक अप्रत्याशित मोड़। माधवगिरी कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से तीनों बक्से खोले। पहले में खाली, दूसरे में सोने का छोटा पिंड, तीसरे में काले रंग की एक शीशी जिस पर लिखा था विष। सन्नाटा। अकबर ने कहा, अब बोलो जादूगर, क्या बीरबल की जीत मानते हो? माधवगिरी चुपचाप सिर झुकाकर बोला, हां, जैसा वादा किया था, मैं अब जादू छोड़ दूंगा। लेकिन तभी बीरबल बोला, रुकिए, मैं मानता हूं कि आपने एक और जादू किया है, वो जो इन बक्सों से बड़ा है। आपने जो जहर रखा है वो असली नहीं। माधवगिरी चौंक गया। क्या मतलब? मतलब यह कि आप जानते थे कि अगर मैं सही उत्तर दूंगा तो आप हार जाएंगे, लेकिन आपने एक आखिरी जाल रखा, एक ऐसा जहर जो जहर नहीं है बल्कि डर है। आपने सोच रखा था कि अगर कोई उस बक्से को खोले और विष देखे तो कोई उसे आज जमाएगा नहीं। मैं कहता हूं, इस शीशी में कुछ नहीं, बस नींबू का रस है। बीरबल ने शीशी उठाई और उसके सामने ढक्कन खोलकर घूंट पी गया। पूरा दरबार चिल्ला उठा। माधवगिरी अवाक, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल, पागल हो गए हो क्या? अकबर उठ खड़े हुए। नहीं जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराया, अगर जादूगर वादा करता है तो वह जहर नहीं रखेगा, वह भ्रम रखेगा। माधवगिरी घुटनों पर गिर गया। मैं हार गया, पूरी तरह हार गया। मेरी चाल, मेरी जादूगरी, मेरी चालाकी सब ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। लेकिन बीरबल ने तब कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे दरबार को फिर स्तब्ध कर दिया। जहां पनाह, यह आदमी भले ही चालबाज है, पर इसमें एक हुनर है लोगों को भ्रम में डालने का, और यह हुनर अगर सही दिशा में लग जाए तो डर नहीं बल्कि उम्मीद पैदा कर सकता है। क्या कहना चाहते हो? अकबर ने पूछा। इसे सजा न दीजिए बल्कि शर्त दीजिए। अब यह जादू नहीं, चमत्कारी कहानियां सुनाएगा बच्चों को, सड़कों पर नहीं, स्कूलों में, ताकि वो भ्रम से नहीं बुद्धि से बड़ा हो। अकबर ने कहा, पर तुमने कैसे पहचान लिया कि यह जादूगर दरबार में सिर्फ चाल नहीं, बदलाव भी लाना चाहता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिस आदमी ने हार मानने से पहले चुपचाप खड़े होकर सारा सत्य सुना, वो ठग नहीं हो सकता। वो भटका हुआ आदमी हो सकता है, मगर दुश्मन नहीं। माधवगिरी की आंखें भर आईं। तुम सच में महान हो बीरबल। मैं अब से बच्चों के लिए जादू नहीं, समझ का जादू सुनाऊंगा। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी दरबार की एक खिड़की से एक छोटा सा कागज उड़ता हुआ आया और बीरबल की गोदी में गिरा। उस पर लिखा था, अगर तुमने मेरी अगली चाल भी समझ ली तो मैं खुद को तुम्हारा शिष्य मान लूंगा, पर अगली बार मैं छाया बनकर आऊंगा, नाम नहीं। बीरबल ने कागज को मोड़कर अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, लगता है यह जादू अभी पूरी तरह गया नहीं है। जब बीरबल ने देखा, उसके पीछे कोई था, पर यिंग, छाया, छोड़ गया। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है माधवगिरी, बताओ क्या है तुम्हारी चाल? जादूगर मुस्कुराया। जहां पनाह, मेरी चाल दरअसल एक खेल है, ऐसा खेल जो आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से खेला जाता है। मैं इन 3 बक्सों में अलग अलग चीजें रखकर लाया हूं। एक में सोना, दूसरे में विष और तीसरे में कुछ नहीं। लेकिन बीरबल को इनमें से बिना छुए सिर्फ देखकर यह बताना होगा कि किस में क्या है। अगर उसने एक भी गलत बताया, वो मेरी सेवा में जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, जहां पनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जादूगर और दरबार दोनों चौंके। मैं सिर्फ इन बक्सों को देखूंगा नहीं, मैं तुम्हें भी देखूंगा, क्योंकि चाल अगर बक्से में है तो चालबाज की आंखों में उसकी परछाई जरूर होगी। अकबर मुस्कुराए, मंजूर है। 3 बक्से बीरबल के सामने रख दिए गए। वह धीरे धीरे हर बक्से के चारों ओर चक्कर काटते हुए उन्हें देखने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार जादूगर की पलकें, उंगलियां और सांसों पर जाती। कुछ देर बाद बीरबल रुका। पहले बक्से में कुछ नहीं है, दूसरे में विष है और तीसरे में सोना। दरबार में सन्नाटा। जादूगर ने आंखें छोटी कर लीं। वह तीनों बक्सों के पास गया और एक एक करके ढक्कन खोला। पहले बक्से में कुछ नहीं, दूसरे में एक काले रंग की छोटी शीशी, तीसरे में सोने का सिक्का। दरबार विस्मय से गूंज उठा। जादूगर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। वह धीरे धीरे बीरबल के पास आया और बोला, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल बोला, जब तुमने बक्से रखते वक्त हल्के हाथ से पहले बक्सा रखा,
तुम्हारी सांस सामान्य थी, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं। जब तुमने विष वाला रखा तो तुम्हारे गले की नस तन गई थी, जैसे डर हो कि कोई गलती ना हो जाए। और जब तुमने सोने वाला रखा तब तुम्हारी आंखों में थोड़ा लोभ था और तुमने अनजाने में उसे थोड़ा धीरे रखा, जैसे वो मूल्यवान हो। अकबर ने तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। पर जहां पनाह, वह बोला, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। जादू दिखाने वाला चमत्कारी हो सकता है, पर चालाकी का सही अर्थ तब होता है जब वह जन कल्याण में लगे। अकबर ने माधवगिरी की ओर देखा। अब तुम्हें अपने वचन के अनुसार जादू छोड़ना होगा। माधवगिरी ने सिर झुकाया। हां, मैं अब किसी को भ्रम में नहीं डालूंगा। मैं अपने जीवन की शेष यात्रा समाज की सेवा में लगाऊंगा, बीरबल की तरह बुद्धि से, ना कि भ्रम से। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और अगर अगली बार कोई तुम्हारी चाल समझने की बजाय उसमें खो जाए तो बस एक बात याद रखना, समझ ही असली जादू है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को अपनी जगह से उठकर गले लगाया और बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा दरबार की रोशनी रही है, और आज तुमने साबित कर दिया कि जादू से बड़ा विज्ञान विश्वास है। और इस तरह एक जादूगर की चुनौती ने पूरे दरबार को सिखाया कि चालबाजी से ज्यादा शक्तिशाली होती है सूझबूझ। समाप्त। अगली कहानी। अकबर ने कहा, तुमसे गलती हो गई बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर की है। एक दोपहर की बात है। लाल किले की छत पर बादशाह अकबर अकेले बैठे थे। गर्मियों की वह दोपहर जरा सी हवा के लिए तरस रही थी और महल की खामोशी में गूंज रही थी मीनारों पर बैठे कबूतरों की फड़फड़ाहट। अकबर ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली, कुछ पल तक उसे घुमाते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, बीरबल से आज कुछ कहना है जो मैंने कभी नहीं कहा। ठीक उसी वक्त बीरबल पीछे से आ पहुंचा। जहां पनाह, आपने बुलाया? अकबर मुस्कुराया। बुलाया नहीं, लेकिन तुम आ ही जाते हो जब तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। बीरबल ने आंखें झपकाईं। तो क्या जरूरत बन गया हूं मैं? आज तुमसे शिकायत है, अकबर बोले। तो फिर आज मेरा दिन सफल हुआ, बीरबल बोला, क्योंकि तारीफ से मैं औरों जैसा हो जाऊंगा, पर शिकायत मुझे नया बनाएगी। तुमसे गलती हुई है बीरबल। अकबर का स्वर गंभीर हो गया। बीरबल स्थिर खड़ा रहा। जानता हूं, मैंने जानबूझकर की है। और यह कहकर बीरबल चुप हो गया। अब अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। जानबूझकर? तुम मान रहे हो कि तुमसे गलती हुई और वो जानबूझकर की? जहां पनाह, अगर आप कहें तो पूरी बात सुन लें, क्योंकि यही गलती दरबार को आज सबसे बड़ा आईना दिखाने वाली है। 5 दिन पहले दरबार में उस दिन एक नया चेहरा दिखा। एक नौजवान, सुंदर वेशभूषा में, लेकिन आंखों में कुछ तीव्र चपलता के साथ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं हूं शेख नूर, पंडित भी, हकीम भी और विद्वानों का शिक्षक भी। अकबर ने पूछा, किस चीज में पारंगत हो? शब्दों को उलटने में, बातों को मोड़ने में और सच्चाई को इस तरह पेश करने में कि वह झूठ लगने लगे, और झूठ को इस तरह कि वह सच जान पड़े। बीरबल ने वहीं से कहा, तो फिर आप या तो बहुत चालाक हैं या बहुत खतरनाक। शेख नूर मुस्कुराया, या शायद दोनों। और यहीं से एक अनकही लड़ाई शुरू हो गई, बीच दरबार, अकबर की आंखों के सामने। 3 दिन तक शेख नूर दरबार में तमाम बुद्धिजीवियों को बहसों में हराता रहा। वो शब्दों से खेलता, तर्कों को ऐसा उलटता कि अच्छे अच्छे विद्वान चुप हो जाते। बीरबल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अकबर ने चौथे दिन बीरबल से कहा, लगता है इस बार किसी ने तुम्हारे लिए चुनौती छोड़ी है। बीरबल हंसा। जहां पनाह, वो तो पहली चाल में ही मेरी बिछाई हुई गली में है, अब बस उसे धूल छकानी है। कैसे? मैं चुप रहकर उसकी गूंज सुन रहा था। अब बोलूंगा तो उसकी आवाज में ही उसका सच उजागर होगा। 5वें दिन शेख नूर ने दरबार में चुनौती दी, अगर बीरबल मुझे एक ऐसी बात कह दे जिसे मैं पलट ना सकूं तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। अकबर मुस्कुराए, यह हुआ ना खेल। बीरबल खड़ा हुआ और सीधा बोला, तुम वही आदमी हो जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता है, लेकिन आज तक किसी अनपढ़ की आंखों में सच्चाई नहीं देख पाया। शेख नूर ठिठक गया। यह कोई तर्क नहीं, वह बोला, तो पलट कर दिखाओ। शेख नूर कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं कह सकता हूं कि अनपढ़ की आंखें भी झूठ बोल सकती हैं। बीरबल बोला, अगर तुम यही कहते हो तो फिर हर आंख झूठी है, हर भावना बेमानी। तो फिर तुम्हारी सारी विद्वता
सिर्फ शब्दों का तमाशा है, क्योंकि तुमने खुद ही सच की नींव उड़ा दी। अकबर चुप थे, शेख नूर भी। बीरबल ने कहा, सच वही है जो बिना बोले भी समझ आ जाए, और झूठ वही है जिसे शब्दों की फौज चाहिए। शेख नूर धीरे धीरे खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए, मैं यहां जीतने नहीं, खुद को साबित करने आया था, लेकिन आज खुद को ही हारता देख रहा हूं। और वह चला गया। अब अकबर और बीरबल फिर छत पर थे। तो ये गलती थी? अकबर ने पूछा। हां, बीरबल बोला, मैं जानता था कि वो झूठ से खेलता है, पर मैंने उसे मौका दिया, इसलिए मेरी गलती थी। और जानबूझकर, क्योंकि हर किसी को सच का सामना करने का मौका मिलना चाहिए, बिना डरे। और जब वो शेख नूर जैसे लोग सामने हों, तो चुप रहकर उन्हें खुद को उजागर करने देना सबसे सही होता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तो फिर क्या हमने शेख नूर को हमेशा के लिए खो दिया? नहीं, जहां अपना कुछ लोग चले तो जाते हैं, लेकिन फिर लौटते हैं, पर बदले हुए। और बीरबल की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी भविष्यवाणी से कम न थी। शेख नूर ने वापसी की, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। दरबार में सब तालियां बजा रहे थे। बीरबल ने जादूगर माधवगिरी की चाल पकड़ ली थी। सोना, विष और खाली बक्सों के रहस्य को समझकर बीरबल ने साबित कर दिया कि असली जादू आंखों से नहीं, बुद्धि से होता है। जादूगर ने हार मानी और कहा था कि वो अब जादू छोड़ देगा, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल रह गया था। बीरबल, उन्होंने दरबार से लौटते हुए पूछा, क्या वो सच में अपना जादू छोड़ देगा? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर वह चालाक है तो छोड़ेगा, और अगर वो चालबाज है तो अगली चाल जरूर चलेगा। अकबर हंस दिए, लेकिन उनके मन का कोना फिर भी असमंजस में था। 3 महीने बीते। माधवगिरी गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। लोग उसे भूलने लगे थे, लेकिन चौथे महीने के पहले सोमवार को एक अजीब खबर फैली। किसी गांव में रातों रात कुएं में से दूध निकल रहा है। बीरबल तक खबर पहुंची तो वह मुस्कुराया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले दिन बीरबल उस गांव पहुंचा। गांव के बाहर एक बड़ा पोस्टर टंगा था, धार्मिक चमत्कार, जादू से दूध का कुआं, माधव बाबा के दर्शन करें। बीरबल ने एक गमवई लिबास पहना और गांव में घुस गया। उसने देखा लोग लाइन में लगे हैं, एक मुंह ढंके हुए बाबा हाथ से आशीर्वाद बांट रहे हैं, और साथ ही कुछ चमत्कारी दूध की बोतलें भी बिक रही थीं, केवल 2 मुहर में। बीरबल जान चुका था, माधवगिरी लौट आया है, इस बार बाबा के भेष में। रात को बीरबल गांव के मंदिर के पास एक वृद्ध बनकर बैठा रहा। गांव वालों से धीरे धीरे बात की। किसी ने बताया, जब से ये बाबा आए हैं, मेरी गाय ने ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया है। दूसरा बोला, मेरी पत्नी का पेट दर्द ठीक हो गया। बीरबल ने सिर हिलाया। अच्छा बाबा है ये? बीरबल ने धीमे से कहा, पर अगर दूध का कुआं बंद हो जाए तो? गांव वाले चौंक गए। बंद हो जाएगा? बीरबल बोला। कभी सोचा अगर ये बाबा खुद उस कुएं में दूध डालते हो तो? अगली रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने गांव के 3 छोटे बच्चों को समझाया और उन्हें अपने साथ कुएं के पास छिपा दिया। रात के तीसरे पहर जब सभी सो गए थे, एक आकृति चुपके से कुएं के पास आई। वही बाबा। उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें था दूध, और वह कुएं में धीरे धीरे उसे उड़ेलने लगा। बीरबल सामने आ गया। दूध तो बहुत है बाबा, लेकिन सच्चाई का क्या? माधवगिरी चौंका। बाल्टी हाथ से छूट गई। बीरबल बोला, झूठ से लोगों की उम्मीदें तो बन सकती हैं, लेकिन सच्चाई से उनका जीवन सुधरता है। और तुमने दोबारा वही चाल चली। माधवगिरी धीरे धीरे बीरबल के सामने बैठ गया। बीरबल, मैंने जादू छोड़ने का वादा किया था, पर जब लोगों ने मुझे भूलना शुरू किया, मैंने खुद को खो दिया। इस बार जादू नहीं किया, बस लोगों की आस्था से खेला। बीरबल ने उसकी ओर देखा। यह और भी बड़ा अपराध है। अब तुम चलोगे मेरे साथ दरबार। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, माधवगिरी, तुमने न केवल अपना वादा तोड़ा, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया। कोई अंतिम शब्द? माधवगिरी बोला, जहां पनाह, मैं अब वाकई अपनी गलती मानता हूं। मैं अपनी शेष उम्र दरबार की सेवा में बिताना चाहता हूं, जादू के बिना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर यह सच है तो इसे सेवा का अवसर दें। पर जैसे ही यह झूठ निकला, इस बार जादू तो क्या, बोलने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। अकबर ने विचार कर आदेश दिया,
माधवगिरी अब दरबार के पुस्तकालय में रहकर शिक्षकों की सहायता करेगा, शब्दों की सेवा करेगा, चमत्कारों की नहीं। माधवगिरी ने चुपचाप सिर झुका दिया। कई वर्ष बीते, किसी ने फिर कभी माधवगिरी को जादू करते नहीं देखा। वो हर दिन दरबार की किताबों में बैठा रहता, विद्वानों को पृष्ठ पलट कर देता और उन लोगों की मदद करता जो सच में सीखना चाहते थे। और एक दिन जब एक बालक ने उससे पूछा, आपका सबसे बड़ा जादू क्या था? तो उसने जवाब दिया, जिस दिन मैंने जादू छोड़ दिया वही मेरा सबसे बड़ा जादू था। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, मैं आज किसी का जवाब नहीं दूंगा। और फिर सबसे बड़ा जवाब दे डाला। एक दिन दरबार में अजीब सी खामोशी थी। बीरबल अपने स्थान पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था, वैसा जैसा अकबर ने कभी नहीं देखा था। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, क्या आज तुम्हारे जवाब खत्म हो गए हैं? बीरबल ने धीमे से उत्तर दिया, जहां अपना आज मैंने तय किया है कि मैं किसी का भी उत्तर नहीं दूंगा। यह बात सुनते ही पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा फुसफुसाया, कहीं बीरबल को कोई गहरी चोट तो नहीं लग गई? फतेहुल्लाह बोला, या शायद उसकी अकल भी दरबार में घोड़े की नाल जितनी चमक रही है। अकबर ने आंखें सिकोड़ कर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब न देना भी एक तरह का जवाब है, पर वजह? बीरबल ने सिर झुका लिया, बोला, नहीं, अब तो यह बात और रहस्यमयी हो गई। उसी समय एक दरबारी भागता हुआ आया। जहां पनाह, बाहर कोई साधु आया है। कहता है कि वो अपने प्रश्न का उत्तर सिर्फ बीरबल से चाहता है। कहता है, अगर बीरबल ने उत्तर नहीं दिया तो यह दरबार झूठा कहलाएगा। अकबर ने उसी क्षण आदेश दिया, साधु को बुलाया जाए। कुछ देर बाद एक लंबी जटा वाला, गेरुए वस्त्रों में लिपटा साधु दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में आत्मविश्वास। राजन, साधु बोला, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका। आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं, पर मैं चाहता हूं इसका उत्तर केवल बीरबल से। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुप। सुनेंगे? नहीं? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाया। मैंने कहा था आज मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। साधु मुस्कुराया, तो क्या मैं मान लूं कि बीरबल डर गया है? बीरबल फिर भी चुप। अकबर अब असहज हो गया। बीरबल, यह तो तुम्हारे नाम का अपमान है। बीरबल ने तब भी कुछ नहीं कहा। अब तो पूरे दरबार की सांसें अटक गईं। साधु बोला, अगर बीरबल चुप है तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं महाराज? पूछो, अकबर ने कहा, भौहें सिकोड़ते हुए। अगर किसी आदमी को एक ही समय पर 3 दिशाओं में दौड़ना हो, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, और उसे तीनों में एक ही समय पर पहुंचना हो, तो क्या वह पहुंच सकता है? अकबर चौंका। यह प्रश्न ही अजीब था। फतेहुल्लाह बोला, यह तो असंभव है। मुल्ला बोला, सपने में तो हो सकता है। साधु बोला, नहीं, यह भौतिक जगत की बात है। और तभी बीरबल खड़ा हुआ। पूरे दरबार की निगाहें उस पर टिक गईं। बीरबल बोला, मैंने कहा था मैं जवाब नहीं दूंगा, पर आज एक ही जवाब 3 दिशाओं में देना है, तो शायद न देना ही सबसे बड़ा उत्तर हो। साधु ठिठक गया। बीरबल आगे बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आपका प्रश्न एक दर्पण है जिसमें देखने वाला अपनी ही उलझन को देखता है। आप सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति 3 दिशाओं में जा सकता है, पर सच यह है कि जब इंसान निष्क्रिय हो जाए तो तीनों दिशाएं खुद उसी की ओर आने लगती हैं। जैसे अभी आप सब मुझे उत्तर, दक्षिण और पश्चिम समझ रहे हैं, लेकिन मैं वहीं हूं जहां प्रश्न है, और वहीं पहुंच गया हूं जहां उत्तर होना चाहिए। दरबार स्तब्ध हो गया। साधु के होंठ खुले के खुले रह गए। बीरबल ने कहा, मैंने आज भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन शायद उत्तर आप तक पहुंच गया है। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने जवाब न देकर सबसे बड़ा जवाब दिया है। और तभी साधु की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाया, तो तुमने मेरी चाल पहचान ली। और अगले ही पल वह साधु जोर से हंसता हुआ जमीन पर गिरा। उसके भेष से एक चेहरा बाहर निकला, ऐसा चेहरा जिसे बीरबल ने पहचान कर भी अनदेखा किया था। ये तो, अकबर बोले, ये तो वही है। दरबार में घुस आया वो दुश्मन जिसे बीरबल ने पहचाना, लेकिन सबूत नहीं था। साधु का वेशधारी व्यक्ति जमीन पर गिरा। उसके चेहरे से नकाब हटा और एक पुराने दुश्मन की पहचान सामने आई। राजा नरपत सिंह,
जो कभी बीरबल से हारे अपमान के कारण एक सन की बन चुका था। अकबर भौंचक रह गए। ये तो वही है जिसने पिछले साल खजांची को फंसाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल शांत से बोला, जहां पनाह, इसने साधु का वेश इसलिए लिया क्योंकि एक धार्मिक प्रश्न के नाम पर दरबार को अपमानित करना चाहता था। लेकिन मैंने आज उत्तर न देकर वही काम किया जो इसे सबसे ज्यादा परेशान करता है, ध्यान। नरपत सिंह अब भी जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी, हार की। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने चाल तो चली, पर बीरबल को चला ना पाया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे कैद खाने में डाल दो। पर बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, इसे कैद नहीं, एक और मौका दीजिए। अकबर चौंके। मौका? तुम जानते हो ये क्या करने आया था? बीरबल बोला, हां, पर मैं ये भी जानता हूं कि जो व्यक्ति इतनी चतुराई से साधु बन सकता है वह एक ईमानदार शिक्षक भी बन सकता है, अगर उसका अहंकार शांत कर दिया जाए। अकबर कुछ सोचने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मेरे पास एक योजना है, और अगर आप अनुमति दें तो यह व्यक्ति अब दरबार में वही काम करेगा जिसके लिए वह आया था, पर उल्टा। मतलब? अकबर ने पूछा। मतलब अब यह हर हफ्ते दरबार में एक झूठा प्रश्न लाएगा और दरबारियों को सिखाया जाएगा कि कैसे प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। यह हमारे भावी सलाहकारों की परीक्षा होगी और वह स्वयं सिखाएगा कि चालाकी और समझदारी में क्या फर्क है। अकबर मुस्कुराए, तुम तो इसे दर्पण बना रहे हो। बीरबल ने सिर झुकाया, हां, जहां पनाह, हर वो व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देना चाहता है पहले खुद को देखे, यह सबसे बड़ा दंड है। कुछ महीने बीते। नरपत सिंह अब दरबार में बैठता, युवा मंत्रियों को चालबाज प्रश्न पूछता और बीरबल उन्हें सिखाते। फतेहुल्लाह एक दिन बोला, मुझे लगता है यह आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा। मुल्ला दो प्याजा बोला, हां, पहले यह चेहरे से डराता था, अब दिमाग से सोचने पर मजबूर करता है। एक दिन अकबर ने खुद देखा कि एक नवयुवक दरबारी ने जब नरपत सिंह के प्रश्न का हल निकाला तो वह चुपचाप मुस्कुराया और बोला, तुम बीरबल की छाया हो। और तभी अकबर ने बीरबल को देखा, जो एक कोने में बैठा था, शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ। उसी शाम को अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। पास ही बीरबल खड़ा था। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने जवाब न देकर एक बार फिर दरबार को दिशा दी है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जब उत्तर बोलने से नहीं बल्कि चुप रहने से मिले तो वही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। अकबर ने पूछा, पर अगर उस दिन तुम बोल देते तो? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, तो शायद हम दुश्मन को पहचान नहीं पाते। कभी कभी उत्तर का आकार बहुत छोटा होता है, पर उसकी गूंज पूरे साम्राज्य को बदल सकती है। और इस तरह एक साधु बना धोखेबाज राजा, एक चुप्पी बनी सबसे ऊंचा जवाब। और बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि चुप रहना कभी कभी सबसे ज्यादा बोलना होता है। जहां शब्द थम जाए वहां बीरबल की बुद्धि शुरू होती है। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, इस बार मैं झूठ बोलूंगा, पर जो सुन रहा है वो सच्चा निकले। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह का दरबार चल रहा था। चहल पहल कम थी क्योंकि कई मंत्री छुट्टी पर थे और कुछ बीमार पड़े थे, पर जो लोग मौजूद थे वे भी चुपचाप बैठे थे। बीरबल अपने स्थान पर था, पर आज उसकी मुद्रा आम दिनों जैसी चंचल नहीं थी। उसकी आंखों में कोई योजना पल रही थी, और वह योजना सिर्फ उसके होठों पर मुस्कुराहट बनकर नहीं ठहरी थी, बल्कि पूरे दरबार पर जल्द ही चौंकाने वाली छाया डालने वाली थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम कुछ अलग दिख रहे हो। कोई नई योजना? बीरबल बोला, जहां पनाह, आज मैं दरबार में एक झूठ बोलने वाला हूं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। मुल्ला दो प्याजा सबसे पहले बोला, वाह बीरबल, तुम तो रोज ऐसी चालें चलते हो जो हम समझ ही नहीं पाते। अब क्या सच्चाई के दिन गए? फतेहुल्लाह बोला, अगर बीरबल झूठ बोलेगा तो मुझे सच पर संदेह हो जाएगा। बीरबल बोला, मगर मैं पहले से कह रहा हूं, यह झूठ होगा, और अजीब बात यह है कि जो इसे सुन लेगा वो खुद को सबसे सच्चा मानेगा। अकबर ने सिर खुजलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो पहेली छेड़ दी। बीरबल मुस्कुराया, बस कल सुबह मेरे घर के बाहर किसी को खड़ा कर दीजिए जो मेरे झूठ को साबित करे, लेकिन एक शर्त है, वह व्यक्ति खुद को बहुत सच्चा समझता हो।
अकबर ने तुरंत आदेश दे दिया, ऐसा हो। अगली सुबह बीरबल के घर के बाहर भीड़ जमा थी। दरबार से एक नया मंत्री चंद्रसेन आया था, जो पिछले महीने ही आगरा पहुंचा था। वह बेहद अहंकारी था और हर सभा में खुद को सच्चा, निष्पक्ष और ईमानदार कहने में गर्व महसूस करता था। वह सबसे आगे आकर बोला, मैं जाऊंगा, मैं जानता हूं कि मैं कितना सच्चा हूं। अगर बीरबल झूठ बोलेगा तो मैं पकड़ लूंगा। और वह गर्व से बीरबल के द्वार पर जा खड़ा हुआ। बीरबल बाहर आया। उसने चंद्रसेन को देखा और मुस्कुराया। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। बिना कोई भूमिका बांधे बीरबल बोला, तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। तुम्हारी बातें दरबार में अमृत जैसी लगती हैं और हर कोई तुम्हें सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि तुम कितना ऊंचा सोचते हो। चंद्रसेन की छाती फूलती चली गई। बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारी वाणी में वो असर है कि लोग छोड़ देते हैं। तुम्हारा आना दरबार की सबसे बड़ी खुशी है और तुम्हारा चुप रहना सबसे बड़ा वरदान। अब तो चंद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। उसने गर्दन ऊंची कर ली और बोला, वाह बीरबल, तुमने तो सच बोल दिया। मुझे लगा था तुम झूठ बोलोगे। बीरबल मुस्कुराया, झूठ ही तो बोला, लेकिन तुमने उसे सच मान लिया। अगले ही दिन दरबार में सब हंस रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, ये तो तुमने बेमिसाल चाल चली। बीरबल बोला, जहां पनाह, कोई व्यक्ति अगर खुद को सच्चा मानता है तो वो हर झूठ को भी सच मान लेता है, अगर उसमें उसका सम्मान छिपा हो। अकबर ने सिर हिलाया, तुमने तो आत्म प्रशंसा की कमजोरी को हथियार बना दिया। बीरबल मुस्कुराया, झूठ वही होता है जो सुनने वाले को मीठा लगे, और अगर वह सुनकर खुद को ऊंचा महसूस करे तो वह उसी झूठ को अपना सच बना लेता है। मुल्ला दो प्याजा फुसफुसाया, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि बीरबल सबसे सुंदर है तो? बीरबल बीच में बोल पड़ा, तो मैं उसे झूठ ही मानूंगा मुल्ला। पूरे दरबार में ठहाके गूंज गए। उसी शाम को चंद्रसेन दरबार में नहीं आया। उसने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि बीरबल ने उसका वो सच दिखा दिया था जो उसके अंदर ही छिपा था, अहंकार। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुमने चंद्रसेन को सचमुच समझाना होता तो क्या तुम झूठ का सहारा लेते? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कभी कभी सत्य को सीधे बोलने से सामने वाला दीवार खड़ी कर देता है, पर अगर आप झूठ के जरिए उसे खुद का अक्स दिखा दें तो दीवार अपने आप गिर जाती है। अकबर मुस्कुराए, तो तुमने झूठ बोलकर सच का रास्ता साफ कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाया, हां, जहां अपना, क्योंकि जो अपने बारे में झूठ सुनकर भी मुस्कुराए उसके भीतर सच को जगह नहीं मिलती। और इस तरह एक झूठ ने एक दरबारी की असलियत उजागर की। बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उसकी बुद्धि केवल सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि लोगों के नकाब भी उतार देती है। और दरबार में यह कहावत बन गई, अगर बीरबल कहे कि वो झूठ बोलेगा तो सच को संभाल कर रखिए, कहीं वो आप पर ही ना उतर आए। समाप्त। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मुकदमा लाया गया। एक किसान पर आरोप था कि उसने 4 सालों से अपने खेत में एक भी बीज नहीं बोया, फिर भी उसकी फसल हर साल बाकी किसानों से कहीं बेहतर और अधिक निकलती है। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारी हैरान थे, पंडितगण चिंतित और अकबर जिज्ञासु। अगर यह सच है, अकबर बोले, तो या तो यह किसान धरती का भगवान है या सबसे बड़ा ठग, या तीसरा भी कुछ हो सकता है हुजूर। बीरबल मुस्कुराया। अकबर ने आंखें तरेरी, बीरबल, तुम्हारा काम है इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना, और अगर तुम 7 दिन में सच न ला सके तो मैं इस किसान को अपना कृषि मंत्री बनाऊंगा। यह सुनकर पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा, पर बीरबल की आंखों में चुप्पी थी। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो सोच रहा था। अगली ही सुबह बीरबल ने एक घोड़ा लिया, एक जोड़ी पुराने कपड़े और निकल पड़ा उस गांव की ओर जहां किसान रामवल्लभ रहता था। गांव का नाम था बूझ गांव, और वहां के लोग पहेलियों से बातें करते थे। रामवल्लभ कहां मिलेगा? बीरबल ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिसके खेत में बिना बीज के अनाज उगे वो आदमी तुम्हें वो बताएगा जो कहकर भी कुछ न कहे। बीरबल मुस्कुराया। वो सही जगह पर था। रामवल्लभ का घर किसी राजा के घर से कम न था, लेकिन दीवारों पर मिट्टी की सजावट थी और आंगन में एक कागज की नाव तैर रही थी।
मैं हूं व्यापारी नारायण दास, बीरबल बोला। तो फिर व्यापार करिए, उपदेश नहीं, रामवल्लभ बोला। मैं खाली बोरे खरीदने आया हूं। तो भर के ले जाइए, मेरे खेत में हवा भरी है, कभी कभी वही सबसे भारी होती है। बीरबल समझ गया, ये आदमी केवल बातें नहीं करता, ये बातों में बात छिपाता है। अगले 3 दिन बीरबल गांव में ही रहा। वो हर सुबह रामवल्लभ के खेत जाता। वहां कोई हल नहीं चलता, कोई बीज बोता नहीं दिखता, पर मिट्टी की खुशबू किसी तपस्वी की सांस जैसी लगती। चौथे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों से कहा, आज रात तुम सब खेत में जाकर एक एक मुट्ठी मिट्टी निकाल लाना। बच्चे दौड़े। बीरबल ने उन मिट्टियों को अलग अलग कटोरियों में रखा। सुबह होते ही रामवल्लभ दरवाजे पर खड़ा मिला। रात की सैर ठीक रही? बीरबल मुस्कुराया। तुम्हारे खेत की मिट्टी में कुछ खास है? तभी तो बिना बोए उगता है, या फिर कोई और बोता है? रामवल्लभ ने चुप्पी साध ली। बीरबल सीधा खेत पर पहुंचा। उसने देखा, खेत में छोटी छोटी सुरंगें थीं, इतनी छोटी कि आदमी न घुसे, पर चूहे या नेवले आराम से चल सके। वो जमीन पर लेटा और कान लगाकर सुना। नीचे से हल्की सी खड़खड़ाहट आ रही थी। वो तुरंत पास के गांव में गया। वहां एक बूढ़ा आदमी था, महेश, जो कभी चोर हुआ करता था, अब किसान। तू रामवल्लभ को जानता है? बीरबल ने पूछा। महेश बोला, वो मुझसे ज्यादा चालाक है। उसने चोरी बंद कराई, लेकिन एक नई तरह की शुरुआत कर दी। क्या? वो चूहे पालता है? चूहे? हां, खास नस्ल के चूहे जो उसकी गुप्त तहखानों में अनाज इकट्ठा करते हैं। हर बार जब गांव के दूसरे किसानों की फसल कटी, उनके चूहों के जरिए वो बीज और कच्चा अनाज खींच लेता, फिर अपने खेत में गड्ढों के जरिए छुपा देता। जब मौसम आता है, मिट्टी उन अनाजों को उगती दिखाती है। लोग समझते हैं कोई चमत्कार है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अगले दिन दरबार में रामवल्लभ फिर पेश हुआ। अकबर बोले, अब बताओ, क्या तुम्हारे खेत में कोई जादू है? रामवल्लभ ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेहनत और चुप्पी दोनों मिल जाएं तो जादू खुद उतर आता है। बीरबल ने तब अपनी बात कही, जहां पनाह, ये किसान बिना बोए फसल उगाता नहीं, बल्कि उगवाता है। चूहों के जरिए चोरी से बीज खींचता है और खेत के नीचे सुरंगों से स्टोर करता है। जब समय आता है, मिट्टी उसे फसल की तरह ऊपर उछाल देती है। ये जादू नहीं, ये चालाकी है, वैसी ही जैसे बाज उड़ते उड़ते नीचे की छाया पर हमला करता है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल ने वही मिट्टी की कटोरियां दरबार में रखी। उनमें से एक में चूहे का कटा अनाज निकला, एक और में बोए गए गेहूं के बीज। ये मिट्टी रामवल्लभ के खेत से आई है। बिना बोए उगने की वजह यह है, नीचे से ऊपर आया बीज, ऊपर से धोखे में पड़ा किसान। रामवल्लभ कुछ नहीं बोला, फिर अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वाह बीरबल, तुमने तो मेरे खेत से भी ज्यादा उगाया, सच। अकबर बोले, तुम्हारा अपराध बड़ा है, लेकिन तुम्हारी चालाकी उससे भी बड़ी। पर दरबार में जगह उन्हें मिलती है जो सच्चाई की खेती करते हैं। रामवल्लभ ने सिर झुका लिया, पर फिर उसने बीरबल से एक प्रश्न किया, क्या आप जानते हैं, पहली बार जब मैंने चूहे छोड़े थे, वो बीज कहां से आए थे? बीरबल रुका। आपके ही महल की रसोई से। बीरबल चौंका। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर ने आंखें तरेरी। यह क्या मजाक है? रामवल्लभ बोला, नहीं जहां पनाह, मजाक नहीं। बीरबल की चालाकी देखी आपने, अब मेरी असली कहानी भी सुनिए। जब बीरबल ने किसान से पूछा, तुम सच में मूर्ख हो या बस दुनिया को मूर्ख बना रहे हो? दरबार में जैसे सन्नाटा जम गया था। किसान रामवल्लभ के अंतिम वाक्य, बीज महल की रसोई से आए थे, ने जैसे हर किसी की सांस रोक दी थी। अकबर की आंखें संकुचित हुईं। बीरबल के होठों पर थमी मुस्कान एक पल के लिए गंभीर हो उठी, मगर उसने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इस वाक्य में चुनौती है और चुनौती का जवाब दरबार में ही देना चाहिए। रामवल्लभ मुस्कुराया, तो आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों का सामना करने को? बीरबल ने सिर हिलाया। अगर आपके प्रश्न फसल की तरह हैं, तो मेरे उत्तर बौछार की तरह, जहां गिरेंगे वहां सच उगेगा। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। अब ये एक व्यावहारिक लड़ाई बन गई थी, बुद्धि बनाम चालाकी।
रामवल्लभ ने कहा, पहला प्रश्न, क्या चोरी वह होती है जो आदमी करता है या वह जो जानवर से कराई जाए? बीरबल ने पल भर भी नहीं लिया। चोरी वह होती है जहां नीयत छुपी हो, चाहे हाथ से हो या पंजे से। दूसरा प्रश्न, यदि कोई भूखा आदमी अनाज ले जाए तो क्या वह अपराधी है? बीरबल मुस्कुराया, अगर वह मांगता तो भूखा न रहता, और अगर चुपके से ले जाए तो वो भूखा नहीं बल्कि भटका हुआ होता है। रामवल्लभ ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, अगर किसी को उसके ही अन्न से हराया जाए तो क्या वह हारता है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली। हारता वह है जो सच्चाई से मुंह फेर ले, चाहे उसके पास राजा की रसोई हो या किसान की मिट्टी। पूरा दरबार ताली की गूंज से गूंज उठा। रामवल्लभ की मुस्कान अब स्थिर हो गई थी। उसने चुपचाप अपने गमछे की गांठ खोली और उसमें से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। यह मेरी स्वीकारोक्ति है, उसने कहा। मैंने चूहों को महल की रसोई से अनाज खींचना सिखाया। मैंने सुरंगें खुदवाईं, बीजों को खेत में पहुंचाया और फिर उसे प्राकृतिक चमत्कार का नाम दिया। पर मैंने कभी अनाज बेचा नहीं। मैंने उसे गांव के गरीबों में बांट दिया। अकबर कुछ पल तक मौन रहे, फिर बोले, तो तुमने चोरी की, लेकिन बांटने के लिए? हां, जहां पनाह। पर यह कहना आसान नहीं था। अगर मैं कहता कि चोरी करके भूख मिटाई है तो लोग मेरे खेत की नहीं, मेरी नीयत की फसल काटते। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपराधी जरूर है, लेकिन उसमें सज्जनता की जड़ें हैं। इसने चोरी करके अन्न बांटा है, लेकिन यह केवल मजबूरी की सूझ है, ना कि आदर्श का रास्ता। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तो क्या इसका अपराध माफ किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, सजा होनी चाहिए, पर ऐसी जो इसे और लोगों की सेवा करने का अवसर दे। तो क्या तुम प्रस्ताव दोगे? अकबर ने पूछा। जी, रामवल्लभ को दरबार के कृषि आयोग में शामिल किया जाए, लेकिन उसकी देखरेख में हर गांव में एक ईमानदार अन्न भंडारण योजना लागू की जाए, जहां हर किसान अपने हिस्से से थोड़ा अन्न दान दे और वो भूखों में बांटा जाए। अकबर ने सिर हिलाया। स्वीकृत। रामवल्लभ ने झुककर सिर नवाया। जहां पनाह, अब मेरी असली फसल उगी है, सम्मान। बीरबल मुस्कुराया। और मेरी एक नई कहावत। कौन सी? अकबर ने पूछा। जो बीज दिल में बोया जाए उसकी फसल धरती भी उगाती है। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। रामवल्लभ को ससम्मान दरबार से विदा किया गया। उसका गांव बूझ गांव अब बूझने की जगह समझने के लिए प्रसिद्ध हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे समझ में आया कि फसल बिना बीज के उग ही नहीं सकती? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, फसल तो उग सकती है, पर ईमान नहीं, और जहां ईमान न हो वहां सवाल जरूरी है। मैंने सिर्फ वो सवाल पूछे जिनका जवाब मिट्टी ने नहीं, इंसान ने दिया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में वो बीज हो जो हमेशा मुस्कान की फसल देता है। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। और इस तरह एक अनोखी लड़ाई जो मिट्टी, चूहों और बुद्धि के बीच थी, विवेक की विजय और मानवता की खेती पर आकर खत्म हुई। समाप्त। अगली कहानी। एक जादूगर ने कहा, अगर बीरबल मेरी चाल समझ गया तो मैं अपना जादू छोड़ दूंगा। दरबार में उस दिन हर चेहरा थोड़ा सा खिंचा सा था, जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो। वजह थी एक अनोखा आगंतुक, एक जादूगर, जिसने आते ही अकबर के दरबार में ऐलान कर दिया था, मैं हूं माया मंत्री माधवगिरी। पूरे हिंदुस्तान में मेरी जादूगरी की मिसाल दी जाती है, लेकिन आज मैं आपकी अदालत में एक चुनौती लेकर आया हूं। अगर बीरबल मेरी चाल समझ जाए तो मैं जीवन भर जादू करना छोड़ दूंगा और दरबार के किसी कोने में झाड़ू लगाने को भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अगर वह नहीं समझ पाया तो आपको उसे मेरी सेवा में सौंपना होगा, सदा के लिए। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए आम की गुठली को उलट पलट कर देख रहा था। बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर ये जादूगर है तो मैं बीज हूं। वो हवा उड़ाएगा, मैं जमीन पकड़ूंगा। दरबार एक क्षण को चुप रहा, फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है माधवगिरी, बताओ क्या है तुम्हारी चाल? माधवगिरी ने अपनी बगली से एक छोटा सा बक्सा निकाला, लकड़ी का, लाल रंग में रंगा हुआ, और उस पर एक सांप और एक मोर की आकृति खुदी हुई। इस बक्से में है 3 रहस्य,
एक में है सोना, दूसरे में जहर और तीसरे में कुछ नहीं। बीरबल को बिना छुए बिना खोले ये बताना है कि कौन से बक्से में क्या है। अगर उसने एक भी गलत बताया तो वो हार जाएगा। बीरबल ने बक्सों की ओर देखा, तीनों हूबहू एक जैसे, मगर वो मुस्कुराया। तो मुझे सिर्फ देखना है और बताना है? बीरबल ने पूछा। जी हां, न सूंघना, न छूना, न हिलाना, सिर्फ देखना। माधवगिरी की आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास की नहीं, चालाकी की। तो ठीक है, बीरबल बोला, पर मुझे आधा दिन दीजिए, मैं जरा सोचकर बताना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल का पहला सुराग बीरबल अकेले में गया और बक्सों की ओर फिर से देखने लगा। वह किसी साधारण आदमी की तरह उन्हें घूर नहीं रहा था। वह देख रहा था जैसे कोई गायक राग पहचानता है। फिर उसने महल के एक पुराने दरबान को बुलवाया। क्या तुमने कभी माधवगिरी को पहले देखा है? बीरबल ने पूछा। दरबान ने सिर हिलाया। हां हुजूर, वो कुछ महीने पहले गुपचुप आया था। तब उसने दरबार में घुसने की बहुत कोशिश की, पर आपके बिना अनुमति के कोई नहीं घुस सकता था। और वो तब क्या कर रहा था? वो महल के रसोइयों से दोस्ती कर रहा था, उन्हें आम की चटनी की रेसिपी दे रहा था। बीरबल की आंखों में चमक आई। चाल के भीतर की चाल। शाम को बीरबल दरबार में लौटा। जहां पनाह, उसने कहा, मैंने 3 बक्सों को देखा और मैंने जादू भी देखा, लेकिन असली जादू इन बक्सों में नहीं, इस आदमी की मुस्कान में छिपा है। अकबर चौंके। क्या मतलब? मतलब यह कि जादूगर ने तीनों बक्सों को एक जैसे नहीं बनाया, बल्कि जानबूझकर इनमें अंतर डाले हैं, जो सिर्फ वो समझ सकता है जिसने इसे बनाया है। और मैं जानता हूं कि उसने उनमें क्या रखा है। तो बताओ, माधवगिरी ने ललकारा। बीरबल ने मुस्कुराकर तीनों बक्सों की ओर इशारा किया। इस बक्से में, पहले पर हाथ रखा, कुछ नहीं है। इसमें, दूसरे पर सोना है, और इसमें, तीसरे पर जहर है। माधवगिरी हंस पड़ा। तुमने देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, और सीधे बता दिया? यह भी कोई तरीका है? बीरबल बोला, वही तरीका जो तुमने अपनाया। मेरी बात अब ध्यान से सुनो। बीरबल का रहस्योद्घाटन। जब तुमने बक्सों को रखा, तुमने सबसे ज्यादा समय तीसरे बक्से को रखने में लिया, क्योंकि उसमें जहर था और तुम थोड़े भयभीत थे। हाथ कांपे नहीं, पर पकड़ कसी हुई थी। दूसरे बक्से को रखते समय तुम्हारी उंगलियां थोड़ी धीमी चली, क्योंकि उसमें सोना था और तुम उसका वजन संभाल रहे थे। पहले बक्से को रखते समय तुमने हल्केपन से रखा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। माधवगिरी अवाक रह गया। बीरबल रुका नहीं। और यह सब मुझे बक्सों से नहीं, तुम्हारी सांसों से पता चला। सांसों से? अकबर बोले। जी, ये जादूगर बात करते वक्त ज्यादा सांस खींचता है जब वो डरता है, और जब बक्से रखे तब उसकी नाड़ी की गति दिख रही थी। हल्की सी गर्दन की नस फड़की। मैंने उस वक्त ध्यान दिया। पूरा दरबार स्तब्ध था। एक अप्रत्याशित मोड़। माधवगिरी कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से तीनों बक्से खोले। पहले में खाली, दूसरे में सोने का छोटा पिंड, तीसरे में काले रंग की एक शीशी जिस पर लिखा था विष। सन्नाटा। अकबर ने कहा, अब बोलो जादूगर, क्या बीरबल की जीत मानते हो? माधवगिरी चुपचाप सिर झुकाकर बोला, हां, जैसा वादा किया था, मैं अब जादू छोड़ दूंगा। लेकिन तभी बीरबल बोला, रुकिए, मैं मानता हूं कि आपने एक और जादू किया है, वो जो इन बक्सों से बड़ा है। आपने जो जहर रखा है वो असली नहीं। माधवगिरी चौंक गया। क्या मतलब? मतलब यह कि आप जानते थे कि अगर मैं सही उत्तर दूंगा तो आप हार जाएंगे, लेकिन आपने एक आखिरी जाल रखा, एक ऐसा जहर जो जहर नहीं है बल्कि डर है। आपने सोच रखा था कि अगर कोई उस बक्से को खोले और विष देखे तो कोई उसे आज जमाएगा नहीं। मैं कहता हूं, इस शीशी में कुछ नहीं, बस नींबू का रस है। बीरबल ने शीशी उठाई और उसके सामने ढक्कन खोलकर घूंट पी गया। पूरा दरबार चिल्ला उठा। माधवगिरी अवाक, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल, पागल हो गए हो क्या? अकबर उठ खड़े हुए। नहीं जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराया। अगर जादूगर वादा करता है तो वह जहर नहीं रखेगा, वह भ्रम रखेगा। माधवगिरी घुटनों पर गिर गया। मैं हार गया, पूरी तरह हार गया। मेरी चाल, मेरी जादूगरी, मेरी चालाकी सब ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। लेकिन बीरबल ने तब कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे दरबार को फिर स्तब्ध कर दिया। जहां पनाह,
ये आदमी भले ही चालबाज है, पर इसमें एक हुनर है लोगों को भ्रम में डालने का, और ये हुनर अगर सही दिशा में लग जाए तो डर नहीं बल्कि उम्मीद पैदा कर सकता है। क्या कहना चाहते हो? अकबर ने पूछा। इसे सजा न दीजिए बल्कि शर्त दीजिए। अब यह जादू नहीं, चमत्कारी कहानियां सुनाएगा बच्चों को, सड़कों पर नहीं स्कूलों में, ताकि वो भ्रम से नहीं बुद्धि से बड़ा हो। अकबर ने कहा, पर तुमने कैसे पहचान लिया कि यह जादूगर दरबार में सिर्फ चाल नहीं बदलाव भी लाना चाहता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिस आदमी ने हार मानने से पहले चुपचाप खड़े होकर सारा सत्य सुना वो ठग नहीं हो सकता। वो भटका हुआ आदमी हो सकता है मगर दुश्मन नहीं। माधवगिरी की आंखें भर आईं। तुम सच में महान हो बीरबल। मैं अब से बच्चों के लिए जादू नहीं समझ का जादू सुनाऊंगा। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी दरबार की एक खिड़की से एक छोटा सा कागज उड़ता हुआ आया और बीरबल की गोदी में गिरा। उस पर लिखा था, अगर तुमने मेरी अगली चाल भी समझ ली तो मैं खुद को तुम्हारा शिष्य मान लूंगा, पर अगली बार मैं छाया बनकर आऊंगा, नाम नहीं। बीरबल ने कागज को मोड़कर अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, लगता है यह जादू अभी पूरी तरह गया नहीं है। जब बीरबल ने देखा उसके पीछे कोई था, पर यिंग छाया छोड़ गया। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है माधवगिरी, बताओ क्या है तुम्हारी चाल? जादूगर मुस्कुराया, जहां पनाह, मेरी चाल दरअसल एक खेल है, ऐसा खेल जो आंखों से नहीं दिल और दिमाग से खेला जाता है। मैं इन 3 बक्सों में अलग अलग चीजें रखकर लाया हूं, एक में सोना, दूसरे में विष और तीसरे में कुछ नहीं। लेकिन बीरबल को इनमें से बिना छुए सिर्फ देख कर यह बताना होगा कि किस में क्या है। अगर उसने एक भी गलत बताया वो मेरी सेवा में जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, जहां पनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जादूगर और दरबार दोनों चौंके। मैं सिर्फ इन बक्सों को देखूंगा नहीं, मैं तुम्हें भी देखूंगा, क्योंकि चाल अगर बक्से में है तो चालबाज की आंखों में उसकी परछाई जरूर होगी। अकबर मुस्कुराए, मंजूर है। 3 बक्से बीरबल के सामने रख दिए गए। वह धीरे धीरे हर बक्से के चारों ओर चक्कर काटते हुए उन्हें देखने लगा, लेकिन उसकी नजर बार बार जादूगर की पलकें, उंगलियां और सांसों पर जाती। कुछ देर बाद बीरबल रुका। पहले बक्से में कुछ नहीं है, दूसरे में विष है और तीसरे में सोना। दरबार में सन्नाटा। जादूगर ने आंखें छोटी कर ली। वह तीनों बक्सों के पास गया और एक एक करके ढक्कन खोला। पहले बक्से में कुछ नहीं, दूसरे में एक काले रंग की छोटी शीशी, तीसरे में सोने का सिक्का। दरबार विस्मय से गूंज उठा। जादूगर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। वह धीरे धीरे बीरबल के पास आया और बोला, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल बोला, जब तुमने बक्से रखते वक्त हल्के हाथ से पहले बक्सा रखा, तुम्हारी सांस सामान्य थी, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं। जब तुमने विष वाला रखा तो तुम्हारे गले की नस तन गई थी, जैसे डर हो कि कोई गलती ना हो जाए। और जब तुमने सोने वाला रखा तब तुम्हारी आंखों में थोड़ा लोभ था और तुमने अनजाने में उसे थोड़ा धीरे रखा, जैसे वो मूल्यवान हो। अकबर ने तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। पर जहां पनाह, वह बोला, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, जादू दिखाने वाला चमत्कारी हो सकता है, पर चालाकी का सही अर्थ तब होता है जब वह जन कल्याण में लगे। अकबर ने माधवगिरी की ओर देखा। अब तुम्हें अपने वचन के अनुसार जादू छोड़ना होगा। माधवगिरी ने सिर झुकाया। हां, मैं अब किसी को भ्रम में नहीं डालूंगा। मैं अपने जीवन की शेष यात्रा समाज की सेवा में लगाऊंगा, बीरबल की तरह बुद्धि से, ना कि भ्रम से। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और अगर अगली बार कोई तुम्हारी चाल समझने की बजाय उसमें खो जाए तो बस एक बात याद रखना, समझ ही असली जादू है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को अपनी जगह से उठकर गले लगाया और बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा दरबार की रोशनी रही है, और आज तुमने साबित कर दिया कि जादू से बड़ा विज्ञान विश्वास है। और इस तरह एक जादूगर की चुनौती ने पूरे दरबार को सिखाया कि चालबाजी से ज्यादा शक्तिशाली होती है सूझबूझ। समाप्त। अगली कहानी। अकबर ने कहा, तुमसे गलती हो गई बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर की है। एक दोपहर की बात है। लाल किले की छत पर बादशाह अकबर अकेले बैठे थे।
गर्मियों की वह दोपहर जरा सी हवा के लिए तरस रही थी और महल की खामोशी में गूंज रही थी मीनारों पर बैठे कबूतरों की फड़फड़ाहट। अकबर ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली, कुछ पल तक उसे घुमाते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, बीरबल से आज कुछ कहना है जो मैंने कभी नहीं कहा। ठीक उसी वक्त बीरबल पीछे से आ पहुंचा। जहां पनाह, आपने बुलाया? अकबर मुस्कुराया। बुलाया नहीं, लेकिन तुम आ ही जाते हो जब तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। बीरबल ने आंखें झपकाईं। तो क्या जरूरत बन गया हूं मैं? आज तुमसे शिकायत है, अकबर बोले। तो फिर आज मेरा दिन सफल हुआ, बीरबल बोला, क्योंकि तारीफ से मैं औरों जैसा हो जाऊंगा, पर शिकायत मुझे नया बनाएगी। तुमसे गलती हुई है बीरबल। अकबर का स्वर गंभीर हो गया। बीरबल स्थिर खड़ा रहा। जानता हूं, मैंने जानबूझकर की है। और यह कहकर बीरबल चुप हो गया। अब अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। जानबूझकर? तुम मान रहे हो कि तुमसे गलती हुई और वो जानबूझकर की? जहां पनाह, अगर आप कहें तो पूरी बात सुन लें, क्योंकि यही गलती दरबार को आज सबसे बड़ा आईना दिखाने वाली है। 5 दिन पहले दरबार में उस दिन एक नया चेहरा दिखा। एक नौजवान, सुंदर वेशभूषा में, लेकिन आंखों में कुछ तीव्र चपलता के साथ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं हूं शेख नूर, पंडित भी, हकीम भी और विद्वानों का शिक्षक भी। अकबर ने पूछा, किस चीज में पारंगत हो? शब्दों को उलटने में, बातों को मोड़ने में और सच्चाई को इस तरह पेश करने में कि वह झूठ लगने लगे और झूठ को इस तरह कि वह सच जान पड़े। बीरबल ने वहीं से कहा, तो फिर आप या तो बहुत चालाक हैं या बहुत खतरनाक। शेख नूर मुस्कुराया, या शायद दोनों। और यहीं से एक अनकही लड़ाई शुरू हो गई। बीच दरबार, अकबर की आंखों के सामने। 3 दिन तक शेख नूर दरबार में तमाम बुद्धिजीवियों को बहसों में हराता रहा। वो शब्दों से खेलता, तर्कों को ऐसा उलटता कि अच्छे अच्छे विद्वान चुप हो जाते। बीरबल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अकबर ने चौथे दिन बीरबल से कहा, लगता है इस बार किसी ने तुम्हारे लिए चुनौती छोड़ी है। बीरबल हंसा, जहां पनाह, वो तो पहली चाल में ही मेरी बिछाई हुई गली में है, अब बस उसे धूल छकानी है। कैसे? मैं चुप रहकर उसकी गूंज सुन रहा था। अब बोलूंगा तो उसकी आवाज में ही उसका सच उजागर होगा। 5वें दिन शेख नूर ने दरबार में चुनौती दी, अगर बीरबल मुझे एक ऐसी बात कह दे जिसे मैं पलट ना सकूं तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। अकबर मुस्कुराए, यह हुआ ना खेल। बीरबल खड़ा हुआ और सीधा बोला, तुम वही आदमी हो जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता है, लेकिन आज तक किसी अनपढ़ की आंखों में सच्चाई नहीं देख पाया। शेख नूर ठिठक गया। यह कोई तर्क नहीं, वह बोला, तो पलट कर दिखाओ। शेख नूर कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं कह सकता हूं कि अनपढ़ की आंखें भी झूठ बोल सकती हैं।